नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। आज एविल हंटर के इस एपिसोड में बात एक ऐसे एविल की, एक ऐसे साइकोपैथ किलर की जिसने एक जिंदा लड़की के 6 टुकड़े कर दिए। उसने उस लड़की के बेरहमी से टुकड़े किए और फिर लखनऊ की सड़कों पर उन्हें रात भर बिखेरता रहा। दरअसल साल 2015, तारीख 1 फरवरी। इस तारीख को एक लड़की 19 साल की थी, नाम था गौरी श्रीवास्तव, लॉ स्टूडेंट थी, अपने घर से निकलती है। उसके घर में उसके माँ बाप थे, पिता शिशिर जिनकी अमीनाबाद में एक डेकोरेशन की दुकान है, और उसकी मम्मी तृप्ति, वो होम मेकर हैं। वो अपनी माँ से बोल के निकलती है कि माँ, मैं पापा की जैकेट लेकर जा रही हूँ, इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है, इसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है, तो मैं मंदिर से होकर ही वापस घर आऊँगी। माँ बोलती है ठीक है। अब गौरी घर से निकल जाती है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, दोपहर हो जाती है। सुबह की निकली हुई बेटी जब दोपहर तक घर नहीं आती, माँ सोचती है एक बार कॉल कर लूँ। माँ उसे फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन नहीं उठता। माँ सोचती ठीक है, थोड़ी देर बात करूँगी। अब बज जाते हैं 4 बजने पर फिर से माँ कॉल करती है। बेटी फिर से फ़ोन नहीं उठाती। आधे घंटा बीतता है, उसके बाद फिर माँ फ़ोन करती है। इसके बाद फ़ोन उठता है। उधर से एक लड़का रिस्पॉन्स करता है और वो बोलता है कि आंटी, गौरी मेरे साथ है, आप परेशान मत होइए, वो कुछ देर में घर आ जाएगी। माँ को लगता है अपनी किसी फ्रेंड के साथ है, लेकिन गौरी ने मुझसे बात क्यों नहीं की। उन्हें थोड़ा शक ज़रूर होता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम और बीतता है, गौरी का फिर कुछ पता नहीं चलता, ना ही गौरी अपनी मम्मी को दोबारा फ़ोन करती है। अब इसके बाद जो तृप्ति हैं, गौरी की माता जी, वो सीधे अपने पति को कॉल करती हैं, उन्हें वापस घर बुलाती हैं, कहती हैं आप दुकान से घर आ जाइए जल्दी। और गौरी से बातचीत नहीं हो पा रही, काफ़ी देर हो गया। बीच में मैंने एक बार फ़ोन किया था तो उसके एक दोस्त ने उठाया, लेकिन अब तक मेरी गौरी से कोई बात नहीं हुई। अब इसके बाद जो पिताजी हैं वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद 4 से 5, 5 से 6 बज जाता है। इसके बाद फिर जो पिताजी हैं वो भी कॉल करते हैं। 2-3 बार जब वो कॉल करते हैं, गौरी का रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उधर से एक बार एक लड़के का कॉल भी आता है। वो बोलता है कि देखिए आंटी, गौरी मेरे साथ है, आप भी परेशान मत होइए, मैं उसके साथ इको पार्क में हूँ, कुछ देर में गौरी आपको घर पर मिल जाएगी। अब उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुम जो भी हो, एक बार हमारी गौरी से बात करा दो कि आखिर हमारी बेटी है कहाँ। इस पर लड़का जो तुरंत है वो फ़ोन काट देता है। अब माँ बाप और परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है ऐसा दोस्त जो गौरी से बात भी नहीं करवा रहा और हमें बता भी रहा है गौरी इस वक्त है कहाँ पर। लगातार वो लोग फिर भी फ़ोन ट्राई करते रहते हैं, और गौरी के पिताजी बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम फ़ोन पर बात करती रहो, देखो क्या है, और मैं जाकर पुलिस में कंप्लेन भी कराता हूँ। अब इसके बाद माँ फिर लगातार कॉल करती है। कॉल करते करते ही वो लड़का एक बार फिर से फ़ोन उठा लेता है और बोलता है कि आंटी, दरअसल जो गौरी है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मैं उसे SGPGI हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब माँ बाप जब ये बात सुनते हैं कि बेटी हमारी हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, क्या हो गया उसे, तो फ़ौरन वो लोग SGPGI हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाते हैं, देखते हैं गौरी नाम की तो कोई पेशेंट ही नहीं है, कोई लड़का भी और कोई लड़की ऐसे आई ही नहीं है हॉस्पिटल। इसके बाद जो माँ बाप हैं वो सीधे इको पार्क जाते हैं, जहाँ पर पहले लड़का बताता है कि मैं आपकी बेटी के साथ यहाँ पर हूँ। वहाँ पर भी उन्हें गौरी नहीं मिलती। अब दोनों माँ बाप सीधे पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। करीब 8-9 बज चुके थे रात के। वो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं है, आखिरी बार हमारी बात हुई, एक लड़का ही बार बार फ़ोन उठा रहा है और उसने बोला कि वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसके बाद से बात नहीं हो रही। पुलिस वाले बोलते हैं कि अच्छा, आपकी बेटी को जब आपने फ़ोन किया तो क्या किसी ने उठाया था? तो बोलते हैं हाँ, एक लड़के ने ज़रूर उठाया था। अब पुलिस वाला कहते हैं ठीक है, हमारे सामने कॉल करिए, आप 1-2 बार फिर से ट्राई करिए। माँ बाप फिर से कॉल करते हैं, लेकिन अब जो नंबर था वो स्विच ऑफ जा रहा था। कुछ देर पहले गौरी का फ़ोन ऑन था, एक लड़का उसके ज़रिए बात कर रहा था, लेकिन अब जब पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची तब तक जो नंबर है वो बंद हो चुका था। अब गौरी से कांटेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं। पुलिस फ़ौरन रिपोर्ट भी दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद छानबीन चालू होती है। ये पूरा जो वाक़या था 1 फरवरी 2015 का था। अब दिन आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को शहीद पथ एक रोड है लखनऊ में, वहाँ पर एक बोरी पड़ी होती है, उसके आसपास कुछ कुत्ते घूम रहे होते हैं, उस बोरी को नोच रहे होते हैं। वहाँ से जो लोकल लोग गुजरते हैं वो देखते हैं कि आखिर इस बोरी में ऐसा है क्या, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, उस बोरी की जाँच करती है, उसे खोलती है तो देखती है उसमें से एक पैर निकलता है, कटा हुआ पैर। अब पुलिस दिमाग लगाती है कि कल एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, तो कहीं
ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है इसमें कोई मर्डर वाला एंगल तो नहीं है। अब पुलिस शहीद पथ का जो इलाका है वहाँ पर आसपास जो झाड़ियाँ थी जहाँ पर बोरी मिलती है उसके और अंदर जाती है और तहकीकात करती है आसपास के एरिया में, तब देखती है कि और भी कुछ दूर दूर जगह पर बोरियाँ मिलती हैं। अब जब उन बोरियों को खोलते हैं तो किसी में सिर मिलता है, किसी में धड़ होता है, किसी में पैर होते हैं। पुलिस को ये भी पता लगता है कि जो बॉडी मिली है एक तरीके से टुकड़ों में कटी हुई वो लड़की की है। और पुलिस को जब 6 टुकड़ों में लाश मिली तो पूरी खबर मीडिया तक पहुंच गई, हर कहीं सुर्खियों में आ गई, टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट चलने लगी, पता लगाया जाने लगा आखिर लड़की है कौन। अब इधर जब पेरेंट्स ने ये सारी खबरें देखी उनकी हालत ख़राब हो गई कि हमारी बेटी भी नहीं आई। 1 तारीख का पूरा मामला है, 2 तारीख हो गई और इस तरीके की खबर आई है टीवी पर, तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको सीधे हॉस्पिटल भेजती है उनकी जांच पड़ताल करवाने के लिए। उन पहले बॉडी पार्ट्स को रीअरेंज किया जाता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल भेजा जाता है ताकि इसकी शिनाख्त करवाई जा सके। अब 3 तारीख को जो गौरी के माता पिता हैं तृप्ति और शिशिर को, उन दोनों को ही हॉस्पिटल बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, हमें एक लड़की की लाश मिली है टुकड़ों में कटी हुई, तो एक बार आप पहचान कर लीजिए। अब जैसे ही माँ बाप वो लाश देखते हैं उनका बुरा हाल हो जाता है। जो माँ है वो एकदम से अपने कदम पीछे लेती हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों बोलते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी गौरी श्रीवास्तव है। पुलिस वाले भी ये जानकर दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि एक लड़की जो कल तक ये बोला जाता है गुमशुदा हो गई है, मिल नहीं रही, लापता है, उसको किसी ने इतनी बेरहमी से मार दिया। तो पुलिस के भी ये पूरी जो खबर है सुनकर और जो लाश थी उसकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है क्योंकि अब पता लगाना था कि आखिर उस लड़की का कातिल है तो है कौन। सबसे पहले पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, पेरेंट्स से पूछती है कि देखिए आप हमें डिटेल में चीज़ बताइए कि आपकी बेटी कब, कैसे और कहाँ गई थी, कुछ आपको पता है। तो माँ पूरी स्टोरी बताती है। माँ बोलती है कि देखिए ये अपने पिताजी की जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए ले गई थी, फिर इसने बोला था मंदिर जाएगी, लेकिन उसके बाद से मिली नहीं हमें ना इसका फ़ोन भी नहीं है और फिर तो हम आपके पास आ ही गए। अब पुलिस सबसे पहले जो गौरी है उसका फ़ोन का जो कॉल डिटेल है उसकी पूरी डिटेल निकलवाती है, उसकी जांच करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि जो लड़की है उसने सबसे ज़्यादा बात तो अपने माँ बाप से की है और साथ ही जो बाकी नंबर है उनको जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे कातिल का पता चल पाए और जो पड़ोसी थे, जो गौरी के क्लोज फ्रेंड थे, वो भी कुछ खास नहीं बता पा रहे थे कि आखिर गौरी को किसने मारा और कौन था ऐसे जिससे गौरी की दुश्मनी थी, क्या उसका अफेयर था, ये सारी बातें कोई बता नहीं पा रहा था। अब पुलिस ने गौरी का लास्ट लोकेशन पता लगाने की कोशिश की। पुलिस ने सोचा कि देखिए अब हमारे पास कुछ और ऑप्शन तो बचा नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा सिरा है जिसे पकड़कर हम इस केस को सुलझा पाएँ। तो अब हम गौरी का लोकेशन निकालते हैं, उसका आखिरी लोकेशन कहाँ पर था। जब इसका पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि गौरी आखिरी बार तेलीबाग में पाई गई थी, मतलब जो लोकेशन है वो तेलीबाग की निकल कर आती है। अब पुलिस वाले फिर से जांच करते हैं कि आप बताइए तेलीबाग में आपका कोई रिलेटिव रहता है, गौरी का कोई दोस्त रहता है, कोई जानकार रहता है। पेरेंट्स इस पर भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि देखिए ऐसा तो कोई भी नहीं रहता, ना कभी गौरी ने जिक्र किया तेलीबाग का, तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस ये कहती है, अपनी एक टीम बनाती है पुलिस और बोलती है कि देखो गौरी आखिरी बार तेलीबाग में देखी गई, इसके लिए जो तेलीबाग का जितना भी एरिया है वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं सबको चेक कर डालो, सबकी फुटेज देख डालो। जो पुलिस की एक और टीम होती है वो जाती है तेलीबाग, वहाँ पर जितने सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज देखती है और फिर उन्हें एक हैरान कर देने वाली फुटेज दिखती है। दरअसल जो एक फुटेज पुलिस के हाथ में लगती है उसमें ये दिखता है कि जो गौरी है वो पैदल सड़क पर चल रही है और उसके हाथ में फ़ोन है और वो फ़ोन पर ध्यान दे रही है, मतलब उस वक्त वो फ़ोन यूज़ कर रही है, वो चैटिंग कर रही है या कुछ चीज़ें देख रही है वो ये नहीं पता, लेकिन उस वक्त वो फ़ोन यूज़ कर रही है और पैदल रोड पर चल रही है। आप ये भी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर वो चलती है, तभी एक बाइक पर बैठ जाती है और बाइक पर एक लड़का बैठा है, उसने हेलमेट लगाया हुआ है। पुलिस तक ये जो फुटेज है ये पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले जो लोग थे वो बोलते हैं कि हो ना हो इसी को पकड़कर हम पूरा केस सुलझा सकते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस बाइक का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जो सीसीटीवी की फुटेज है काफ़ी धुंधली है और काफ़ी ब्लर है, जिसके तहत जो पुलिस वाले हैं वो बाइक का नंबर नहीं देख पाते। इसके लिए वो ये सबसे पहले पता लगाते हैं कि आखिर बाइक किस कंपनी की है। ये पता लगाने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि इस कंपनी की बाइक है, वो सीधे जाते हैं आरटीओ ऑफिस। पुलिस वालों की टीम आरटीओ ऑफिस पहुंचती है और वहाँ पर जांच पड़ताल करती है कि भैया इस तरीके की बाइक, इस कलर की, ऐसी किसने ली, किसने खरीदी, सारी एक एक चीज़ निकाली जाती है। तो वहाँ से पुलिस को पता चलता है कि हिमांशु प्रजापति नाम का एक लड़का है जिसने वो बाइक खरीदी थी।
अब पुलिस जब हिमांशु की डिटेल निकालती है तो पता लगता है 23 साल का लड़का है, एसएससी की कोचिंग की तैयारी कर रहा है और तेलीबाग में रहता है। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि तेलीबाग में लड़का रहता है और जो लड़की है गौरी वो भी तेलीबाग में आखिरी बार थी, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी कुछ ना कुछ तो बयां कर ही रहा है। अब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो पता लगाए कि इस लड़की के साथ गौरी क्या कर रही थी, अपनी माँ से उसने क्यों बोला कि वो मंदिर जा रही है या जैकेट के लिए जा रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ और ये लड़का है कौन, इसकी बीच में एंट्री कैसी हुई और किस तरीके से गौरी इसकी बाइक पर बैठकर चल दी। ये सब पता लगाने के लिए जो पुलिस वाले हैं वो सबसे पहले हिमांशु की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं उसके बारे में, कैसा लड़का है, क्या करता है, सारी डिटेल निकाल लेते हैं। फिर सीधे पहुंचते हैं हिमांशु के घर। लेकिन जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं देखते हैं कि कोई घर पर है नहीं। आस पड़ोस से पूछते हैं तो पता लगता है कि जो हिमांशु के माता पिता हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, वो तो मुंबई गए हुए हैं। हिमांशु ही यहाँ पर अकेला रह रहा था, लेकिन इस वक्त वो भी घर से गायब था। अब पुलिस को लगता है कि इस लड़के ने कुछ तो गड़बड़ की है, तो चारों तरफ जांच बैठा दी जाती है इसको पकड़ने के लिए कि किसी भी हालत में ये पुलिस की गिरफ्त में आना चाहिए। और कड़ी मशक्क़त के बाद हिमांशु को पकड़कर पुलिस पकड़ लेती है और उसे अपने थाने में भी ले आती है। अब इसके बाद हिमांशु को तस्वीरें दिखाई जाती हैं गौरी की। पूछा जाता है कि इस लड़की को जानते हो? हिमांशु साफ मना करता है, कहता है ये कौन है, इस लड़की को तो मैंने कभी नहीं देखा। पुलिस इसके बाद उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जो जैकेट और हेलमेट लगा के एक लड़का बैठा हुआ है, फरवरी थी तो ठंड का महीना भी था, तो जैकेट पहनी हुई है और बाइक दिखाती है। तो ये सब देख के जो हिमांशु है उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके भाव थे चेहरे के, वो बदलने लगे। अब पुलिस को जो शक था वो मजबूत होता चला गया। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु से कड़ाई से पूछताछ की, उसे फटकारा, उसके साथ जितने हथकंडे अपना सकते थे हथकंडे अपनाए और फिर जो हिमांशु है वो टूट गया और उसने पुलिस को बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई। हिमांशु से जब पूछा गया कि तुम कैसे जानते हो, क्या रिलेशन है, क्यों ये तुम्हारी बाइक पर बैठी और क्या तुमने इसका कत्ल किया, तो पहले उसने बहुत नानुकुर की, लेकिन आखिर में वो पुलिस को सच बताता है और पुलिस से कहता है कि देखिए 2014 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मेरी गौरी से मुलाकात हुई। गौरी बहुत खुले विचारों की थी, वो कई लड़कों से बात करती थी, उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे, तो मैं भी उसका दोस्त बन गया। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत शुरू हुई, व्हाट्सएप पर काफ़ी हम लोग बात किया करते थे और वो कभी हम एक दूसरे को इमोजी भेजते थे, कोई काम की बात कर लेते थे, ऐसे बहुत सारी बातें हुई और फिर धीरे ही धीरे मैं जो गौरी है उसे पसंद करने लगा। पुलिस बोलती है ठीक है, आगे बताइए, अगर आपने उसे पसंद किया तो क्या आपने उसका कत्ल कर दिया? अब इस पर हिमांशु कहता है कि मुझे एक तरीके से उससे प्यार होने लगा और इसके लिए जब मेरे माता पिता मुंबई जा रहे थे तो मैंने सोचा था कि मैं एक दिन गौरी को अपने घर लेकर आऊँगा। फिर 1 फरवरी को जब मेरी गौरी से व्हाट्सएप पर बात हुई तो उसने बोला कि वो जैकेट देने के लिए ड्राई क्लीनिंग के लिए जा रही है और उसके बाद मंदिर जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी दिन इसे अपने घर ले आता हूँ। इसलिए मैंने गौरी को मिलने बुलाया और फिर वो मेरी बाइक पर बैठी और फिर मैं उसे घर ले आया। इसके बाद आगे हिमांशु बताता है कि मुझे लगता था कि जो गौरी है वो कुछ और लड़कों से बात करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, या तो वो मुझे इतना भाव नहीं दे रही जितना दूसरों को दे रही है, तो इसलिए मैंने उससे उसका फ़ोन मांगा। अब पुलिस वाले पूछते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो हिमांशु बताता है कि उसने फ़ोन देने से मना किया, बहुत इनकार किया, लेकिन मैंने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया। इसके बाद मैंने उससे पासवर्ड पूछा तो गौरी मुझे पासवर्ड भी नहीं बता रही थी, लेकिन किसी तरीके से मैंने उसको धमकाया, उसे डराया तो उसने मुझे पासवर्ड दिया और पासवर्ड लेने के बाद मैंने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें देखा कि उसने एक लड़के को अपनी फ़ोटोज़ भेजी हुई थी, जिसे देखकर मैं गुस्सा हो गया और मैंने गौरी से पूछा कि इसके बारे में मुझे बताओ, लेकिन गौरी ने हिमांशु को कुछ नहीं बताया। जिसके बाद जो हिमांशु था वो इतना गुस्से से आग बबूला हो गया कि उसने गौरी का गला दबाना शुरू कर दिया और जैसे ही वो गौरी का गला दबा रहा था गौरी ज़मीन पर गिर पड़ी छटपटाते हुए और फिर अचानक से एक तरीके से बेसुध हो गई। अब इसके बाद जो हिमांशु है वो देखता है कि लड़की मर गई है, वो टेंशन में आ जाता है कि मैंने मार तो दिया लेकिन अब इस लाश को छुपाऊँ कैसे। फिर वो अपने दोस्त को एक घर के बाहर बुलाता है, उससे कुछ देर बात करता है, फिर दारू के ठेके पर जाता है, वहाँ बहुत देर तक दारू पीता है। अब इसके बाद वो सोचता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। वो दुकान पर जाता है, वहाँ से आरी खरीदता है, बोरियाँ खरीदता है, वापस घर आता है, वो जो लाश थी लड़की की उसे टुकड़ों में काटता है, टुकड़े करता है, बोरियों में भरता है। फिर रात जब बहुत बिल्कुल रात हो जाती है, जब सुनसान इलाका हो जाता है, हर कोई सो जाता है, बाहर रोड पर कोई नहीं रहता, तब निकलता है और एक एक बोरी शहीद पथ के इलाके पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ फेंक कर आता है। इतना हो जाने के बाद पुलिस को जब ये सारी बातें पता लगी तो
हिमांशु को गिरफ्त में लिया गया, उसके खिलाफ केस चलाया गया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो केस है ये अभी कोर्ट में चल रहा है, इस पर अभी भी कार्रवाई जारी है। और तो और इस पूरे केस में जो सबसे अलग बात थी, अगर मैं वो आपसे शेयर करूं या फिर उस लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो आपको बताऊं, तो दरअसल उस रिपोर्ट में ऐसा आया जिसे जानने के बाद जो गौरी के पेरेंट्स थे, जो पुलिस वाले थे, उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा। क्योंकि अगर हिमांशु चाहता तो वो उस लड़की को बचा भी सकता था। अगर उसे रियलाइज़ हो जाता कि अरे मैं लड़की का कत्ल करने जा रहा था, तो वो उसे बचा सकता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि उसने लाश के टुकड़े कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमांशु को लग रहा था कि जो लड़की है वो मर चुकी है, लेकिन असल में लड़की मरी नहीं थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि गला घोटने पर, जब हिमांशु गौरी का गला घोट रहा था या उसके बाद जब वो ज़मीन पर गिर गई, तो हिमांशु को लगा कि वो मर गई है, लेकिन लड़की तब जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, वो बस कोमा में चली गई थी क्योंकि उसका गला दबाया गया था। लेकिन हिमांशु को ये बात लगी कि उसको मैंने मार दिया है, मुझे लाश ठिकाने लगानी है, और इसके लिए उसने आरी और बोरियों का इंतज़ाम किया और फिर आकर उस लाश को काटा और सारे सबूत वगैरह भी मिटाए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ आया कि जो लड़की थी वो जिंदा थी, बस कोमा में चली गई थी। और ये जानने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो भी बेहद, वो कहते हैं ना, उनकी भी रोंगटे खड़े हो गए। वो भी नहीं समझ पाए कि किस तरीके से इसने एक जिंदा लड़की को काट दिया। बेहद हैरान करने वाला ये वारदात थी और बहुत ज़्यादा एक दरिंदगी से भरी हुई थी। तो ये जो पूरी वारदात हुई लखनऊ में, इसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। हर तरफ हड़कंप मच गया, यहाँ तक कि मीडिया में भी जो खबर आई, ये बेहद, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था।